वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये वैक्सीनेशन अक्सर हम देखते हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कौन सा वैक्सीन लगना है, कब लगना है, कहीं कोई वैक्सीन मिस हो गया तो क्या करें। ये सारी बातें हर किसी के मन में कौंधती रहती हैं और एक सवाल पैदा करती हैं और एक जिज्ञासा के रूप में हमेशा प्रकट होती रहती हैं कि वैक्सीनेशन कब कराना है, कैसे कराना है, वैक्सीनेशन सेफ़ है या नहीं है, अगर कोई वैक्सीन मिस हो गया तो मैं क्या करूं। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर सम्मिलित करूँगा और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैंने ये वैक्सीनेशन नाम की एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसका पार्ट 1 आपके सामने है और मैं इस सीरीज़ के पार्ट अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा और आपकी जो भी जिज्ञासा हैं, जो भी क्वेरी हैं, जो भी सवाल हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं अपन वैक्सीनेशन में क्या है आज के दिन। तो सबसे पहले आपके पास नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें हम शुरू करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन से। मतलब जैसे ही कोई गर्भवती होती है महिला, यानी कि महिला जैसे ही गर्भवती होती है वैसे ही उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है और वो होता है टिटनेस के नाम से, या फिर आप सामने देख पा रहे हैं टीडी के नाम से। टीडी मीन्स टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया। कब लगना है ये? तो जितने जल्दी प्रेगनेंसी शुरू में पता पड़ जाए, यानी कि प्रेगनेंसी का पता पड़ते ही हमको वैक्सीनेशन कराना है, टीटी का या टीडी का। एक अवधारणा है, गलत अवधारणा है लोगों के मन में कि टीटी का वैक्सीन गर्भपात कराता है। तो बहुत सारे लोग प्रथम तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टीटी नहीं लगवाते हैं और वो इस चीज़ को छुपाते हैं कि उनको गर्भधारण हुआ है, लेकिन ये बात गलत है। टीटी का वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। इसको लगाने से अपने बेबी की, यानी कि जो गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होती है और इससे गर्भपात तो बिल्कुल नहीं होता है। तो टीटी का वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना है। इसका सेकेंड डोज पहले डोज के 4 वीक के बाद लगवाना है। अगर हम बात करें बूस्टर की तो ये तब लगेगा जब किसी महिला ने 2 टीटी की डोज रिसीव किए हैं विद इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 सालों में उसने 2 टीडी के डोज रिसीव किए हैं, तो उसे बूस्टर डोज से ही काम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई महिला के केस में, यानी कि गर्भवती महिला के केस में उसको सिर्फ और सिर्फ टीडी या फिर टीटी वैक्सीन लगेगा। अब हम बात करते हैं न्यूनेट यानी बच्चे के केस में। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सी बात है कि कोई बच्चा जब टीकाकरण के लिए ले जाया जाए तो कोशिश ये रहे कि उसको जो ओरली वैक्सीन है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, रोटा वायरस हो गया, ये वैक्सीन पहले दिए जाएं जिससे कि बच्चा इरिटेट ना हो। इसके बाद उसे इंजेक्टेबल वैक्सीन दिए जाएं। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम किसी बच्चे को पहले सुई लगा देंगे तो वो इस लेवल का इरिटेट हो जाएगा, इस लेवल का दर्द होगा उसे कि वो ओरल वैक्सीन को स्पिट आउट कर देगा या फिर ठीक से डिग्लूट नहीं करेगा, निगलेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि एक न्यूनेट में कौन कौन से वैक्सीन कब कब लगने हैं। ये मेरी नॉलेज बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से बताई जा रही है, हम डीप में बात करेंगे अगले सीरीज में, लेकिन अभी ये पहला वीडियो है इसलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियली बात करेंगे इसमें। तो बर्थ डोज यानी कि 0 डोज, ये आपका होता है BCG, OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये 0 डोज लगता है जो कि बर्थ के जस्ट बाद लगता है। इसके बाद आता है 1.5 महीने वाला। 1.5 महीने में लगते हैं आपके OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, FIPV मतलब फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, पेंटा वैक्सीन, RVV मतलब रोटा वायरस वैक्सीन और PCV मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि OPV भी पोलियो का है और फ्रैक्शनेटेड IPV भी पोलियो का है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये लगभग इरेडिकेट हो गई है, इसका उन्मूलन हो चुका है भारत से। तो इसलिए इसको OPV भी और
FIPV दोनों ही यूज किए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जो IPV यूज करते थे यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन यूज करते थे वो 14th वीक यानी कि 3.5 महीने पर देते थे और 0.5 ml होता था, जबकि फ्रैक्शनेटेड का मतलब है कि उसके फ्रैक्शन में देते हैं और 2 डोज देते हैं, लेकिन इसका डोज कम होता है, इसका 0.1 ml होता है और इंट्राडर्मल रूट यानी कि रूट भी चेंज हो जाता है इसका, तो इसलिए FIPV को अब यूज करते हैं बजाय IPV के। अगर हम बात करें 2.5 महीने की, तो 2.5 महीने में आपके जो पेंटा, OPV और RVV मतलब आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटा वैक्सीन में आते हैं आपके डिप्थीरिया, पार्टूसिस एंड टिटनेस यानी DPT का वैक्सीन, जिसमें 3 वैक्सीन हो गए। इसके बाद में आते हैं आपके HIV, इसके बाद में आता है आपका हेपेटाइटिस B। ये 5 वैक्सीन मिला के बनता है पेंटा वैक्सीन। तो आपका OPV हो गया, पेंटा वैक्सीन हो गया और रोटा वायरस वैक्सीन। अगर हम इसमें बात करें तो कौन से वैक्सीन हटा दिए गए हैं, वो हैं आपके PCV मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन और FIPV मतलब फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन 10th वीक यानी कि 2.5 महीने पे नहीं लगते हैं। अगर हम बात करें 3.5 महीने की, तो उसमें ओरल पोलियो वैक्सीन है, पेंटा वैक्सीन है और रोटा वायरस वैक्सीन एज इट इज लगते रहेंगे। क्या शामिल हो जाएंगे, वो 2 नए हैं, फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन। यानी कि देखने वाली बात यह है कि फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन ये 1.5 महीने और 3.5 महीने पर लगते हैं। बाकी OPV, पेंटा और RVV ये 1.5, 2.5 और 3.5 यानी कि 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक 14th वीक पे लगते हैं। अब हम बात करते हैं 9th मंथ की। जब बेबी 9 मंथ का हो जाएगा तो उसे कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो उसमें है MR यानी कि मीजल्स रूबेला। पहले मीजल्स अकेला लगता था, अब मीजल्स रूबेला लगता है। PCV का बूस्टर डोज लगेगा यहाँ पर में, न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर डोज लगेगा और विटामिन A का पहला डोज। तो इस समय अवधि तक या इस उम्र तक बच्चे को ये डोज लग जाने चाहिए। 9 मंथ मतलब होता है 9 मंथ कंप्लीट, 9 मंथ रनिंग है उसमें नहीं है, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर में। तो ये वैक्सीन 9 मंथ तक कंप्लीट होना चाहिए, इनमें कहीं कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। अब हम देखते हैं एक इन्फेंट में जो वैक्सीन की पूरी आपको एक टेबल मिलती है, इस फॉर्म में मिलती है, जो कि समझने में बड़ी दिक्कत देती है। तो इसीलिए मैंने जो पहली स्लाइड बनाई है उसे थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है, थोड़ा उसे सरलीकृत करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें चिल्ड्रन और एडोलसेंट में, तो 16 से लेकर 24 वीक तक आपके एक तो DPT का बूस्टर लगता है, इसके बाद आपका MR2 लगता है जो कि 9 मंथ पे लगा था, MR2, MCV मतलब मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ये लगता है, और दूसरा होता है OPV बूस्टर और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये कुछ एक स्पेशल जो वैक्सीन है, जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, इनकी मैं बात बाद में करूंगा। अभी हम कॉमन वैक्सीन जो लगने ही चाहिए या फिर जो रूटीन में लग रहे हैं उनकी यहाँ पर मैं बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 18 मंथ। 18 मंथ यानी कि 1.5 साल। इस पे विटामिन A का दूसरा डोज। याद रखिए विटामिन A के पूरे 9 डोज होते हैं, 9 मंथ से शुरू होता है। पहला डोज 9 मंथ पे, दूसरा डोज 9 मंथ में 9 मंथ और जोड़ना है यानी कि 18 मंथ पे। इसके बाद में एवरी 6 मंथ यानी कि हर एक 6 मंथ पे हमें उसकी डोज देना है जब तक कि बच्चा 5 साल का ना हो जाए। ये है विटामिन A के डोज। इसके बाद 5 से 6 साल पर DPT का बूस्टर लगता है और 10 से 16 साल पर TD यानी कि टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, इसका डोज लगेगा 10 से 16 ईयर पे। अगर हम बात करें रूट ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन हम किस किस रूट से दे सकते हैं, तो ओरल हो सकता है, मुंह से पिला सकते हैं, सबकुटेनियस दे सकते हैं और आपका इंट्रामस्कुलर हो सकता है। अगर हम ओरल रूट की बात करें तो देखिए आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में एक प्यारी सी बेबी है जिसका मुंह खुला हुआ है और उसको ओरल रूट से वैक्सीन दी जा रही है। ये दूसरा फिगर भी कुछ इसी तरह का है।
अगर हम बात करें पहले फिगर की, ये पोलियो वैक्सीन है, और हम बात करें दूसरे फिगर की तो रोटा वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन है। इसका जो रोटा वायरस वैक्सीन है पिंकिश कलर होता है और इसकी 5 बूंदें दी जाती हैं, जबकि पोलियो के केस में हम सभी लोग जानते हैं 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि 2 बूंदें ही दी जाती हैं। बात करें सबकुटेनियस की, तो ये देखिए सबकुटेनियस टेक्निक है जिसमें कि मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें जो नीडल है और स्किन है इसके बीच में 45 का एंगल होना चाहिए। तो कई बार हमारे यहाँ जो एएनएम दीदी या लोग नर्सिंग स्टाफ वैक्सीन लगाने आता है, तो ये बात हमको पता होना चाहिए कि सबकुटेनियस में 45 का एंगल बनता है, जो कि मैं अगली जो स्लाइड है उसमें आपको ये नॉलेज भी शेयर करूँगा। तो ये सबकुटेनियस रूट हो गया। अगर हम बात करें इंट्रामस्कुलर की, तो ये डेल्टॉइड रीजन है जिसमें कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन हो या कोई और इंजेक्शन हो। इंट्रामस्कुलर अगर वो डेल्टॉइड में लगना है तो इस रीजन पे लगेगा, जिसमें कि ऊपर या इंडेक्स फिंगर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर एक्रोमिन प्रोसेस होता है और नीचे की साइड जो लाइन खिंची हुई है एक्जिला लाइन है। तो इस तरह से पूरे साइट पे हमको एक सेफ जगह मिलती है जिस पे कि हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ये बच्चों में जो थाई में देते हैं, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, तो उसके लिए जगह चिन्हित की गई है, यहाँ पर हमको इंजेक्शन देना है। अगर हम बात करें थोड़े से डायग्राम की, तो ये मसल होती है वास्टस लेटरलिस, इसमें जो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है। वास्टस लेटरलिस, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। अगर हम बात करें कि किस रूट पर नीडल का एंगल क्या होगा बॉडी के साथ, तो इंट्रामस्कुलर में नीडल का एंगल होगा 90 डिग्री, सबकुटेनियस में होगा 45 डिग्री, और हम बात करें इंट्राडर्मल जो कि वैक्सीन बीसीजी के रूप में आपको देखने को मिलता है। बीसीजी को हम इंट्राडर्मल ही देते हैं और इसमें आपका एंगल बनेगा 15 यानी कि 15 है। तो ये वो रूट है और नीडल का बॉडी से एंगुलेशन क्या होना चाहिए ये आपको इस स्लाइड में देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मसल में या एक ही साइड पर बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएं, बहुत सारे मतलब एक से अधिक। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि उनमें कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, मतलब एक इंजेक्शन साइट दूसरे इंजेक्शन साइट से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे अगर आपके किसी तरह के कोई सवालात हों, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उनको सॉल्व करने की, आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।